जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं आपको, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से आप संयोजकता और रासायनिक जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी दी होती है तत्वों का, इन दोनों ही चीज़ों का उपयोग करके पहले चैप्टर की सभी अभिक्रियाओं को कैसे आप हल कर सकते हैं। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है उसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को करना सिखाया जाएगा आज के इस वीडियो में आपको, और उन्हें किस तरीके से आप संयोजकता का उपयोग करके तत्वों की रासायनिक सीरीज का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अभिक्रियता श्रेणी की जो मुख्य मुख्य तत्व हैं जिनका उपयोग ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं में किया गया है पहले चैप्टर में, उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कुछ तत्व मुख्य रूप से दिए गए हैं। जो तत्व ऊपर रहेगा वो ज़्यादा क्रियाशील होता है और जो तत्व नीचे दिए गए हैं ये कम क्रियाशील होते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, सोडियम अगर ऊपर दिया हुआ है और मैग्नीशियम या कैल्शियम नीचे उसके हैं, तो सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से, यानी अपने से नीचे वाले सभी तत्वों से सोडियम ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब इसकी क्रियाशीलता का उपयोग कैसे हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, उनको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपको एक अभिक्रिया दे दी गई है, सोडियम की अभिक्रिया करवा दी जाती है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। अब इस अभिक्रिया को करने में हम लोग किस तरीके से संयोजकता का और रासायनिक तत्वों की अभिक्रियाशीलता का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ सोडियम का जो अगर इसको आयनिक रूप में लिखा जाए, इसकी संयोजकता देखी जाए तो सोडियम की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता आपने सीखी होगी 2 होती है, और ये पूरे सल्फेट आयन की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। इस पूरे सल्फेट आयन की संयोजकता 2 हो जाएगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता की जो ये श्रेणी दी गई है इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर देखेंगे तो सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम कम क्रियाशील है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है, उसके विलयन से उसको हटा देती है। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो ये एक अलग पदार्थ बन जाएगा सोडियम। मैग्नीशियम यहाँ से हट जाएगा और सल्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा, तो SO4 प्लस। अब ये मैग्नीशियम जो कम क्रियाशील होने की वजह से इस विलयन से अलग हो जाएगा, वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम अलग हो गया हमारा। अब इस तत्व की इसकी संयोजकताओं या फिर रासायनिक सूत्र के लिए हम लोगों को क्या करना है, सोडियम की जो संयोजकता थी वो 2 थी और इस सल्फेट आयन की संयोजकता सोडियम की संयोजकता होती है 1 और सल्फेट आयन की संयोजकता होती है 2। अब इसका सूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करवा देते हैं और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग संयोजकता का उपयोग करके और अभिक्रियाशीलता की श्रेणी का उपयोग करके जो है तत्वों को और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके का हम लोग प्रयोग करके बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को आज सीखेंगे। तो इस चैप्टर की जो पहली अभिक्रिया दी गई है वो अभिक्रिया है मैग्नीशियम की। तो एक मैग्नीशियम का कोई रिबन है और इसका Y में अगर दहन किया जाए, Y में इसको अगर जलाया जाए, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन की क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। जैसा कि मैग्नीशियम एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। अब उसको जोड़ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम है आपका और ऑक्सीजन, इनको एक साथ लिख लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके से आपका तैयार हो गया। अब संयोजकता का उपयोग करके हम लोग समझते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र किस तरीके से होगा। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। इसका मतलब दोनों ही तत्वों की जब संयोजकता बराबर हो जाती है आपस में, तब आपको ये जो आपने रासायनिक सूत्र लिखा है ये रासायनिक सूत्र पहले से ही सही है, तो इसमें अब अलग से कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग सीख लेंगे, जैसा कि इधर मैग्नीशियम 1 परमाणु है
इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ 2 से गुणा करवा देंगे। अब मैग्नीशियम भी 2 परमाणु हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 से गुणा करवा दिया जाएगा। तो ये हमारी जो पहली रासायनिक अभिक्रिया थी कि मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसे अगर देखा जाए तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 2 अभिकारक हैं आपके पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों अभिकारक ये आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके आपस में और केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारी दूसरी अभिक्रिया है आज की जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो समझते हैं इसको। अब देखते हैं, अगर संयोजकता के हिसाब से देखा जाए तो जिंक की संयोजकता होती है 2, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फेट जो पूरा आयन होता है, इस पूरे सल्फेट आयन की संयोजकता होती है 2। अब हम इनको इस रिएक्टिविटी सीरीज और संयोजकता के सहायता से देखते हैं। जिंक को अगर देखा जाए हाइड्रोजन की अपेक्षा तो जिंक कहीं यहाँ पे उपस्थित है और हाइड्रोजन आपका उससे नीचे स्थित है। इसका मतलब अगर इन दोनों का तुलना किया जाएगा तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील होगा और हाइड्रोजन कम क्रियाशील होगा। अब हाइड्रोजन कम क्रियाशील होने और जिंक के ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से जिंक हाइड्रोजन को इसकी लवणीय विलयन से हटा देगा। तो ये जो साल्ट है इसमें से जिंक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। तो जिंक आ जाएगा आपका और ये जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो SO4 प्लस ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से हट करके अलग हो जाएगा। तो अब ये एक अलग प्रकार का तत्व बन गया। अब इनकी संयोजकता को अगर देख लें तो इसकी संयोजकता भी 2 होती है और इस सल्फेट आयन की भी संयोजकता पूरे की 2 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पे 1 होती है। तो जब कभी भी दोनों ही आयनों की संयोजकताएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसका रासायनिक सूत्र आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये जिंक सल्फेट बन गया है और इसके पश्चात यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ एक धातु या आयन किसी दूसरी धातु को उसके जलीय विलयन से जब प्रतिस्थापित करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया जो होगी वो एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसके बाद अगला जो अभिक्रिया है उसको समझते हैं हम लोग। हमारी अगली अभिक्रिया है कैल्शियम और ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बूझा चूना बोला जाता है, ये अभिक्रिया करेगा जल के साथ। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डाला जाता है, यानी बूझे हुए चूने को आप मार्केट से लेकर के आए, उसका पाउडर बना करके या फिर जिस भी रूप में हो, उसको अगर जब पानी के अंदर डाला जाएगा तो देखेंगे बहुत तेजी से वो खौलने लगता है और एक आपका जमा हुआ अवक्षेप के जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो एक पदार्थ बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ साथ इसमें से उष्मा निकलती है। जब आप चूने को पानी के अंदर डालेंगे तो देखेंगे वो बहुत तेजी से खौलने लगेगा, उबलने लगेगा एक तरीके से। तो इसका मतलब है उस अभिक्रिया से उष्मा प्राप्त हो रही है हमें, तो इसमें से उष्मा भी निकलेगी। तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से उष्मा का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ अभिकारकों की संख्या देखा जाए तो 2 हैं,
ये दो अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बना रहे हैं। तो जब भी दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, यानी सभी अभिकारक आपस में जुड़ जा रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। अब इनके बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम का एक परमाणु है, इधर भी कैल्शियम का एक परमाणु है। ऑक्सीजन की इधर दो परमाणु हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं, यानी ये रासायनिक रूप से यह क्रिया जो है संतुलित है। अगली हमारी अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया के बारे में। तो कुछ दहन अभिक्रियाएं भी पहले चैप्टर में दी गई हैं, जैसे कार्बन या कोयले का दहन। तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ हमको उस पदार्थ की अभिक्रिया करवा देना है। जैसे कार्बन का दहन करें, मीथेन का दहन करें। तो जब कार्बन का दहन करते हैं तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन का ऑक्साइड जो बनता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें से भी ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ इसी तरीके से एक और अभिक्रिया होती है मीथेन की भी है। तो मीथेन एक गैस है, इस मीथेन गैस का जब हम दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये भी ऑक्साइड बनाएगी। अब इसमें चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन दो दो तत्व उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ से दो दो पदार्थों का उत्पादन होता है, दो यौगिक बनते हैं। एक तो कार्बन का ऑक्साइड बन जाता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ से जल का निर्माण हो जाएगा और साथ में ऊष्मा बनेगी। तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं में अगर हम देखें ध्यान से तो ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। तो ऊष्मा उत्पादन करने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक प्रकार से जो दहन अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रियाओं में हमेशा ऊष्मा का उत्पादन होगा, यानी जब भी आप किसी दहन अभिक्रिया को करवाएंगे तो वहां से ऊष्मा का उत्पादन हो रहा होगा। ये कुछ पहले चैप्टर की अभिक्रियाएं थी। अगली हमारी जो अभिक्रिया है वो है एक वियोजन अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर इसको हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऊष्मा दे दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ऊष्मा प्राप्त करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ये दो पदार्थों का निर्माण होता है। तो जब आप किसी एक अभिकारक को ऊष्मा दे करके उसको दो भागों में तोड़ देते हैं या दो से अधिक भागों में छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। और चूंकि ये वियोजन अभिक्रिया जो है ऊष्मा की वजह से हो रही है तो इसे हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन एक प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऊष्मा से के द्वारा टूटना होता है एक प्रकार का ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। चलिए तो समझते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। कॉपर ऑक्साइड का है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अगर करवाई जाए तो होगा क्या, हाइड्रोजन और कॉपर को अगर हम लोग ध्यान से अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है और उसके नीचे है कॉपर, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील है इस कॉपर से। तो हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से इस कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, यानी हाइड्रोजन हटाएगा कॉपर को। तो कॉपर को जब हटाएगा तो बन क्या जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा और उसके साथ साथ ये कॉपर प्रतिस्थापित होकर के अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हमेशा प्रतिस्थापित करती रहती है। अब हम इसको समझते हैं एक अलग तरीके से भी कि इसमें ऑक्सीकरण और उपचयन को भी थोड़ा समझेंगे। अगर इस पदार्थ को देखा जाए, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और उत्पाद जब बना है तो इसमें से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो अगर किसी भी अभिकारक से ऑक्सीजन हट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन बोलते हैं।
और यहाँ पर अगर देखा जाए ऑक्सीजन या इसके साथ नहीं था, हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ चुका है। तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पर एक ही अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, यानी एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकल करके बाहर चला जा रहा है, तो जहां पे ऑक्सीजन निकलेगा उसे बोलेंगे अपचयन। दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है, तो जब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं उपचयन। अब एक ही अभिक्रिया के अंदर अपचयन और उपचयन दोनों होता है, तो इसे दोनों को मिला करके बोलते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो दोनों ही अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से मिला करके हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये एक आपका अपचयोपचय अभिक्रिया है या रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं कि जब कभी भी आपको अगर सक्रियता श्रेणी अच्छे से याद हो और तत्वों की संयोजकता को आप अच्छे से जानते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं को करना। तो अगर आपने अब तक संयोजकता नहीं अच्छे से सीखी है या तत्वों की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में बताया है, संयोजकता निकालना, उसको कंसेप्ट कैसे याद कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, तो उनको आप जा करके देख सकते हैं संयोजकता की वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।